चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर शिशोद वंश का अंतिम राज तिलक मेवाड़ के महाराणा सांगा के दूसरे पुत्र विक्रमादित्य का 1531 ईस्वी में हुआ था। वो शिशोद वंश का वैध तरीके से होने वाला अंतिम राज तिलक था। उसके बाद में मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह विक्रमादित्य की हत्या के बाद में जो महाराणा बने, उदय सिंह को कुंभलगढ़ में महाराणा बनाया गया और उदय सिंह मेवाड़ के सामंतों के सहयोग से चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार करने में सफल रहे। 1567 तक चित्तौड़ के तीसरे साके तक उदय सिंह का चित्तौड़ पर कब्जा था और उसके पहले ही उन्होंने सुरक्षित राजधानी की खोज शुरू कर दी थी और उदयपुर को एक सुरक्षित स्थान के रूप में बसाने का निर्णय भी ले लिया था। 1572 के अंदर उदय सिंह का जब देहांत हुआ गोगुंदा में, तो प्रताप का राज तिलक गोगुंदा में हुआ था और राज्याभिषेक समारोह प्रताप का कुंभलगढ़ में आयोजित किया गया। अब मैं आपको परंपरा के रूप में बताता हूं कि ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मौर्य सम्राटों, लेटर मौर्याज का बनाया हुआ है। उन मौर्य सम्राटों के जितने भी राजा थे, उनके सारे राज तिलक राज टीला पर हुआ करते थे। बाद में जब मौर्य राजाओं ने से बापा रावल ने यह किला छीन लिया, तो 728 ईस्वी के अंदर बापा रावल ने अपना राज्याभिषेक भी चित्तौड़ में ही राज टीले पर ही करवाया था। उसके बाद में रावल शाखा के जितने भी राज तिलक हुआ करते थे, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही होते थे। एक दो ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जिनका देहांत बाहर हो गया हो, क्योंकि मेवाड़ के महाराणाओं की गद्दी खाली नहीं रखी जा सकती, इसलिए कई दूसरी जगह संपादित कर दिया हो, लेकिन अमूमन मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक, मेवाड़ के इन रावल वंश का राज तिलक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ। जब 1303 की ईस्वी के अंदर अंतिम रावल रतन सिंह जो पद्मिनी के पति थे, उनका देहांत हो जाता है और चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो जाता है और 1336 ईस्वी में रावल रतन सिंह के एक सहबंधु महाराणा हमीर, जो रावल शाखा की सिसोदिया शाखा से संबंधित थे, उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कब्जा कर लिया और शिशोद वंश का प्रथम राज तिलक करवाया हमीर ने इसी चित्तौड़गढ़ की पवित्र भूमि पर। तो हमीर से लेकर के 1531 तक, हमीर से लेकर 1531 तक महाराणा विक्रमादित्य तक सारे राज तिलक मेवाड़ के महाराणाओं के इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही होते थे। टाइटल दोनों का अलग अलग था। बापा रावल से लेकर के रावल रतन सिंह तक ये रावल शासक कहलाते थे, इनकी उपाधि रावल थी। और महाराणा हमीर से लेकर के महाराणा विक्रमादित्य तक यहाँ का शासक मेवाड़ का महाराणा कहलाता था, जो सिसोदिया शाखा का व्यक्ति हुआ करता था और रावल शाखा का ही एक सिसोदिया शाखा एक भाईबंद है। अब इसको एंड विक्रमादित्य के बाद में दासीपुत्र बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी और स्वयं को शासक घोषित करके स्वयं का राज तिलक कर लिया चित्तौड़गढ़ की धरती पर। कुछ शुभचिंतकों ने उदय सिंह को, जिसमें पन्नाध्याय का महत्वपूर्ण योगदान है, उदय सिंह को कुंभलगढ़ पहुंचा दिया और उदय सिंह के बड़े होने पर यहाँ के सामंतों ने कुंभलगढ़ के अंदर उदय सिंह को मेवाड़ का महाराणा घोषित करके उसका राज तिलक उदय सिंह का कुंभलगढ़ में करवाया। फिर वहां से संपादित होने के बाद में उदय सिंह अपनी सेना सहित बनवीर पर आक्रमण करके 1542 ईस्वी के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कब्जा कर लिया। लेकिन दुर्भाग्य से 1567 में
जौहर, तीसरे जौहर के बाद में इस स्थान को उदय सिंह को छोड़ना पड़ा और वो जंगलों में अपनी अलग राजधानी बनाई, गोगुंदा। उदयपुर भी उस समय निर्माण हो चुका था। तो गोगुंदा के अंदर मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद बने महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का राज तिलक गोगुंदा में हुआ था। राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ में आयोजित किया गया। महाराणा प्रताप के बाद में महाराणा अमर सिंह ने 1615 में मुगलों के साथ संधि कर ली थी और मुगलों के साथ संधि करने के बाद में उदयपुर को ही उन्होंने अपना स्थायी साधन बना दिया था, स्थायी, इसलिए वो उदयपुर में ही विराजे। लेकिन उनका राज तिलक महाराणा अमर सिंह का उदयपुर में नहीं हुआ। अमर सिंह के बाद में उनके पुत्र कर्ण सिंह का राज तिलक पहली बार उदयपुर में आयोजित किया गया। कर्ण सिंह से लेकर के महाराणा महेंद्र सिंह तक सारे राज तिलक उदयपुर के माणक चौक में ही संपादित होते हैं और वहां की परंपरा से ही संपादित होते हैं। पहली बार 1531 के बाद में पुनः चित्तौड़गढ़ का चयन किया गया। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ राजघराने की थाती रहा है, मेवाड़ राजघराने का ही हिस्सा रहा है। कुंभलगढ़, गोगुंदा ये भी मेवाड़ के ही रहे हैं, इसीलिए ये मेवाड़ के हिस्से होने के कारण यहां पर यदि राज तिलक किया जाता है तो बिल्कुल वैधानिक रूप से सही है। देशी रियासतों के रिजम्पशन के बाद में और भारत के स्वतंत्रता के पश्चात इस चीजों का विशेष रूप से कोई महत्व नहीं होता, फिर भी क्षत्रिय समाज और राजपूत समाज, इसके अंदर कुल प्रमुख की परंपरा रही है। क्षत्रिय समाज आज भी मेवाड़ के शासक को अपना महाराणा मानता है। मेवाड़ की 36 कौम महाराणा को अपना मानती है। इसीलिए एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए, एक सांस्कृतिक कार्य के पुनर्जीवन के लिए ये जो कार्यक्रम किया गया है ये बहुत ही काबिल तारीफ है। चित्तौड़ की धरती में ये हो रहा है, इसलिए और भी ज्यादा काबिल तारीफ है। महाराणाओं के राज तिलक की एक विशिष्ट परंपरा रही है। जब महाराणा का देहांत हो जाता है तब उनको बैठक दे दी जाती है। बैठक देने का मतलब शरीर को इस तरह स्थिर कर दिया जाता है कि वो बैठे के रूप में माहौडोल के अंदर बिठाया जा सके। फिर 4-5 दरबारियों का एक दल होता है जो महासतिया जी का स्थान जो उदयपुर में है वहां पर भूमि चयन के लिए जाता है और उनके द्वारा सही भूमि का चयन करके दरबार में रिपोर्ट दी जाती है। फिर माहौडोल के अंदर जो बड़े पुरोहित जी का परिवार और उनके भाई बांधव उसमें महाराणा को विराजित करते हैं। बड़े पुरोहित जी के अलावा कोई भी अन्य परिवार का व्यक्ति महाराणा के शव के हाथ नहीं लगाता। महाराणा को वो सारे अच्छे वस्त्र, सोने चांदी, हीरे जवाहरात, तलवार वगैरह सब कुछ धारण कराए जाते हैं जो अमूमन वो धारण करते हैं और दाह संस्कार के समय भी उनको हटाया नहीं जाता, वो साथ ही जलते हैं। जब माहौडोल में लेकर के उनकी अंतिम यात्रा आयड के महासतिया में आती है तो चरी लेने का एक विशिष्टाधिकार जो महाराणा के परिवार राणावत शाखा के अंदर जो पीलाधर ठिकाना है उनके पास में रहता है। पीलाधर के जो शासक थे वो चरी लेने का विशिष्टाधिकार रखेंगे और अग्नि चेताने का जो संस्कार है वह राणावतों की एक लापावत शाखा थी उसका विशिष्टाधिकार है। दूसरा कोई अन्य आदमी अग्नि नहीं जला सकता और चरी नहीं ले सकता। दूसरी बात, महाराणा का दाह संस्कार जहां होता है उस स्थान का परमानेंट पहरा होता है। जितने भी देवड़ा सरदार के आसपास की जितनी भी जागीरें हैं वो देवड़ा राजपूत उसकी स्थान की पूर्ण रूप से सुरक्षा करते हैं और उस स्थान को पवित्र करना और लीपने का अधिकार करमसी खाप के जो नागदा ब्राह्मण है वो करते हैं और पहाड़ा गांव उनकी जागीर में मिला हुआ है, इसलिए परमानेंट वो वही रहते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसलिए पहाड़ा गांव के नागदा ब्राह्मण भूमि शुद्धिकरण का काम करते हैं। आयड नदी के आसपास के देवड़ा सरदार वहां की भूमि की और वहां के स्थान की सुरक्षा करते हैं और 12 ही दिन तक जितने भी सामंत हैं
वो वहां पर मृत महाराणा के जहाँ दाह संस्कार किया गया है वहां पर उनको अभिवादन के लिए जाते हैं। ढोली दमामी जितने होते हैं वो 12 ही दिन वहां पर उनको स्वराज देते हैं और 12 दिन के बाद में ये समारोह खत्म होता है। और राज्याभिषेक की परंपरा राज तिलक एक बार तो पहले कर दिया जाता है, तो इसकी भी एक विशिष्ट परंपरा रही है। मेवाड़ का ज्येष्ठ राजकुमार जो महाराणा बनने का उत्तराधिकारी होता है वो दाह संस्कार में नहीं जाता है। महाराणा के देहांत के बाद में वो कपड़ा ओढ़ करके बैठ जाता है, वो शव यात्रा में नहीं जाता है। बेदले राव साहब जिनका विशिष्टाधिकार है उसको उस राजकुमार को जिनको महाराणा बनाए जाना है उनको सभा शिरोमणि बैठक में ले जाया जाता है। अपने हाथ से वो वस्त्र हटाया जाता है, सोने चांदी के वस्त्र पहनाए जाते हैं, तलवार लगाई जाती है और वो बिठाया जाता है। बैठने के बाद में सलूम्बर राव साहब पधारते हैं और अपने खून से उस व्यक्ति का जिनको महाराणा बनाया जाना है उनका राज तिलक करते हैं। और महाराणा बनने से पहले वो जिनको महाराणा बनाया जाना है वो राजकुमार उठ करके सलूम्बर राव साहब से निवेदन करता है कि यो पाठ आपरो है, आप बिराजो। लेकिन बड़े ही अनुनय विनय के बाद सलूम्बर राव साहब इसको इनकार करते हैं और वो स्पष्ट कहते हैं कि हमारे पूर्वज इसको दे चुके हैं, हजूर आपने मुबारक या गद्दी। और अपने हाथों से दोनों हाथों से बड़े ही सम्मानजनक तरीके से उस राजकुमार को उस राजगद्दी पर बिठा दिया जाता है जिस गद्दी का वो उत्तराधिकारी होता है। उसके बाद में उसके श्रीमुख से सारी आज्ञाएं निकलती है, सारे ऑफिसेस खुलते हैं और सारा सिस्टम सही चलता है। मीनवाइल काकरोली के मंदिर के और नाथद्वारा के मंदिर के आईएसडी पधारते हैं और वो महाराणा को आशिका देते हैं और जितने भी धार्मिक पर्वोत्सव है वो सब संबोधित किए जाते हैं। इसके साथ ही वो उस धूणी के दर्शन भी किए जाते हैं जिस धूणी पर सबसे पहले महाराणा उदय सिंह को उदयपुर नगर पर कब्जा होने का आशीर्वचन मिला था। उसके बाद में एकलिंग जी पधारते हैं महाराणा और एकलिंग जी के दर्शन करते हैं। दर्शन करते समय छड़ी अपने कंधे पर धारण करते हैं और अपने आप को एकलिंग जी का दीवान घोषित करते हैं और उसके दीवान के रूप में ही मेवाड़ के राज्य का कार्य चलाते हैं। मेवाड़ काफी बड़ा प्रदेश रहा है। परिस्थितियों के अनुसार यहाँ के शासकों ने यहाँ की राजधानियां भी चेंज की है। वो भौगोलिक आवश्यकता हो या किसी प्रकार की सामरिक आवश्यकता हो, आवश्यकता के अनुसार के यहाँ के राणाओं ने, यहाँ के रावल ने, यहाँ के शासकों ने अपनी राजधानियां स्थानांतरित की है। चित्तौड़गढ़ जिले में एक छोटा सा स्थान है नगरी जो मध्यमिका नगरी कहलाता था और ये मध्यमिका मेवाड़ की सबसे पुरानी राजधानियों में से एक है जो आजकल बस्ती तहसील के अंदर आता है और सिवाय नगरी गांव कहलाता है। ये मध्यमिका के रूप में मेवाड़ की राजधानी रहा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग और चित्तौड़गढ़ शहर वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रहा है। गोगुंदा को मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने अपनी राजधानी बनाया था। कुंभलगढ़ को भी उदय सिंह ने अपनी राजधानी बनाया था। इसके अलावा अहड़ भी मेवाड़ की राजधानी रहा है। इसके अलावा जंगलों के अंदर सुरक्षा के हिसाब से चावंड को राजधानी बनाने का श्रेय महाराणा प्रताप को जाता है। और चावंड के बाद में पहले एक छोटा सा स्थान है एकलिंग जी के ऊपर नागदा जो तालाब के किनारे पर है। नागदा भी मेवाड़ की राजधानी रहा। तो समय और परिस्थितियों के अनुसार सामरिक आवश्यकताओं के अनुरूप मेवाड़ की राजधानियां बदलती रही। यहाँ का राज्यत्व भी त्याग और बलिदान पर आश्रित है। मेवाड़ का राज्यत्व बड़ा विशिष्टता लिए हुए हैं कि मेवाड़ में जो भी सामंतों को स्थान मिलता है, जगह मिलती है, मान मिलता है, मर्यादा मिलती है, इज्जत मिलती है, वो उनके बलिदान के कारण मिलती है। जबकि अन्य रियासतों में जो कुछ भी उनको मिलता है उनको बलिदान की अपेक्षा रॉयल फैमिली में जन्म के आधार पर मिलती है। आज मेवाड़ में जितने भी सामंत हैं उनकी जो बैठक है, बैठक का निर्धारण बलिदान के आधार पर है।
इसका श्रेष्ठ उदाहरण राव चंद्रभान चौहान और माणिक चंद्र चौहान दोनों ने ही महाराणा सांगा की रक्षा खानवा के युद्ध में अपना बलिदान दिया। इसलिए एक को बेदला और दूसरे को कोठारिया की जागीर देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा सलूम्बर, जिसने अपने मेवाड़ के राज्य को ही त्याग करके अपने छोटे भाई मोकल को सौंप दिया, इसलिए उसका भी दरबार में विशिष्ट स्थान रहा है। राव चंद्रभान चौहान के वंशज सदैव उदयपुर के नजदीक रहते थे और महाराणा के जन्म मरण परण हर समय साथ रहते थे, इसलिए शोक निवृत्ति का सारा कार्यक्रम बेदला राव की उपस्थिति में होता था। कहने का मतलब यह है कि मेवाड़ का शासक वर्ग बलिदान के आधार पर निश्चित होता था। आप यदि देखेंगे तो मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के सामंत 16 मूल रूप से हुआ करते थे, 10 बाद में जोड़ दिए गए, टोटल 26 और 2 28 हो गए थे। लेकिन उनमें सजातीय राजवंश 50% के आसपास है और 50% दूसरे राजवंश जो बलिदान के कारण मेवाड़ में अपनी कीर्ति को समुज्ज्वल कर पाए, उनको स्थान दिया गया। बड़ी सादड़ी राजगणना, जिसको मेवाड़ के राज दरबार में पहली बैठक दी जाती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस राज परिवार की 6 पुश्तों ने एक साथ 6 पुश्तों ने कंटिन्यू मेवाड़ के लिए सिर कटवाए थे। इसीलिए आज मेवाड़ में के राज दरबार में इनको पहला स्थान मिलता है। मेवाड़ दरबार में किसी को सिफारिश से स्थान नहीं मिलता था, सिवाय त्याग और बलिदान। बड़ी सादरी को स्थान त्याग और बलिदान से मिला। बेदला को सम्मान, बेदला जो चौहान गोत्र का है उसको त्याग और बलिदान के आधार पर मिला। बड़ी सादरी जो जाला गोत्र के हैं उनको त्याग और बलिदान के आधार पर मिला। कोठारिया जो चौहान गोत्र के हैं उनको भी त्याग और बलिदान के आधार पर मिला। डोडिया, लावा सरदारगढ़ डोडियाओं का ठिकाना है, तो उनको भी त्याग और बलिदान के आधार पर मिला। बदनौर और घाणेराव जो राठौड़ वंश के हैं, मेवाड़ के राजवंश के नहीं है, राठौड़ वंश के हैं, उनको भी त्याग और बलिदान के आधार पर मिला है। कहने का मतलब यह है कि बलिदानी हुतात्माएं और उनके परिजनों को दरबार में विशेष स्थान मिला है, न कि सजातीय बंधुओं को। जबकि दूसरी रियासतों में सजातीय बंधुओं को दूसरे बंधुओं की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ स्थान मिलता था। यही मेवाड़ की विशेषता रही है। मेवाड़ का शासक और सामंत शासक और शासित के रूप में आते हैं, यानी महाराणा द्वारा शासित है। महाराणा के वो भाई बंद है तो भी उनके द्वारा शासित है, जबकि जोधपुर में ऐसा नहीं है। जोधपुर के अंदर उनका मानना है कि हम सब बराबर हैं, वी आर द फर्स्ट, राव जोधा इज द फर्स्ट अमोंग द इक्वल। यानी जोधा ने राज्य कायम किया था अपने भाइयों के सहयोग से और अलग अलग बांट दिया, तो सभी अपने इलाके के शासक बन गए और उन्होंने राज्यत्व को बना लिया। उनमें ऊंच नीच की भावना नहीं है, वो सभी अपने अपने इलाके के शासक थे और बराबर भी बैठते थे। जबकि ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ पूरे अलग अलग तरीके से जाला गुजरात से आए हैं, बेदला और कोठारिया उत्तर प्रदेश से आए हैं, इसके अलावा गुजरात से मकवाना गुजरात से आए हैं और डोडिया भी गुजरात से आए हैं, और इसके अलावा पंवार सरदार वो भी बाहर से आए हैं, बिजोलिया पंवारों का ठिकाना है, वो बाहर से आए हैं। तो जिन्होंने मेवाड़ के लिए सिर कटवाया है उनको यहाँ यथोचित सम्मान मिला है। धन्यवाद।